Assalamu alaikum, beta. We are going to discuss today AS paper 2, variant 22, and this is February March Indian variant जो है 2022. So first question number 1. He has provided you the first ionization energy of second period, lithium to neon, right? And you know very well this question regarding ionization energy हमारे पास frequently जो है ये आता है और आपको बहुत सारी चीजें इस बारे में बताई थी. Now the first mark is very simple, and that is we need to write equation for first IE of oxygen. तो इसका मैंने आपको बताया था और मैं आपको साथ साथ वो भी बात बताता चाहूँगा. किसी भी IE की अगर बात करता है तो हमने इसके लिए आपको बताया था कि आप जो है ये तो लिख देंगे कि गैस एंड फिर गैस एंड सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देना आपने. ये फिर जिस भी उसने इसकी बात की है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यू कैन राइट हियर पॉजिटिव n एंड यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव n minus 1. Today the charge the ionization energy is first, तो इसलिए जो है हमारे पास यहाँ पर x की जगह तो आ जाएगा O एंड फिर O गैस एंड फिर गैस एक इलेक्ट्रॉन भी रिमूव कर देंगे तो फर्स्ट इसका मतलब ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा और वहां पर 0 हो जाएगा. तो ये हमारे पास एक मार्क जो है कंफर्म हो गया. सेकंड इज कि स्टेट एंड एक्सप्लेन द जनरल ट्रेंड मतलब you don't need to see the fluctuation of first IE across the period, any period 2, period 3 and 3 mark के लिखो. जनरल ट्रेंड क्या? तो जनरली IE is increasing और आपको पता है क्यों इंक्रीज कर रही है, and that is due to number of increasing प्रोटॉन. इसमें 3 थे, इसमें 10 थे, शेल इसमें भी 2 थे और शेल इसमें भी 2 है. तो across the period shell remains same, number of electron increases, number of proton also increases, तो न्यूक्लियर कूल इंक्रीजेस जिसकी वजह से IE जो है वो बढ़ जाएगी क्योंकि मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. तो इसके जो 3 पॉइंट्स थे मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं कि 3 पॉइंट्स हमें मिल जाए इसमें. तो व्हेनेवर यू सॉल्व तो आप जो है मार्क्स कैलकुलेशन के साथ साथ चलेंगे और कोशिश करेंगे एक एक रस बनाना है ताकि जो है आपके जो GT का आपको अंदाजा है. तो अगर आपके जो है मार्क्स कंफर्म होते जाएंगे तो वो फायदा है. तो GT के कुछ क्वेश्चन मार्क्स होते हैं 5, 4, 5, तो बाकी जो है आपको सिली मिस्टेक्स मिस रीडिंग जो है उससे बचना होता है ना. तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कि इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड इंक्रीजेस, राइट. अक्रॉस द पीरियड का वर्ड से यूज किया हुआ है, अक्रॉस द पीरियड यूज किया तो हम सिर्फ इंक्रीज लिख देंगे तो हमारा एक मार्क यहाँ पे हो गया. अब वजह बताएंगे. अक्रॉस द पीरियड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स and electrons increases. अच्छा, फिर जब शेल 2 है तो शील्डिंग फैक्टर रिमेन्स सेम. शील्डिंग remains constant, almost constant. 2 शेल है, इनर शेल एक ही है जो शील्ड करेगा. एंड न्यूक्लियर पुल on outer electrons increases and extra भी आपको बता देते हैं. So more energy required to knock out electron, you have to pull electron, to release electron, to overcome knockout लिख देते हैं, to knock out electrons. You have to overcome electrostatic force between electrons and nucleus. तो हमने मैक्सिमाइज करने की कोशिश की, हमारे फुल मार्क्स मिल जाए. मैंने 4 पॉइंट्स देखे उससे 3 पूछे थे ताकि मेरे 3 मार्क्स जो है वो कंफर्म हो जाए. नेक्स्ट, explain why IE of A do not follow the general trend. चलते, A कहाँ है? A ये आपके पास आपको नजर आ गया ऑक्सीजन.
तो ये बात आपको पता है कि 3 जो पंगे आने होते हैं, एक आता है नंबर 1 P1 का मसला, नंबर 3 आपके पास आएगा P3 का मसला, नंबर नेक्स्ट आएगा आपके पास P6 का मसला। इसमें तो द स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस एंड द मोस्ट न्यूक्लियर पुल जो है इसमें सबसे ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब इसकी आई अनएक्सपेक्टेडली हाई हो जाती है। इसमें आपके पास क्या होता है, इसमें आपको आपको याद है कि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाफ फील्ड हो जाता है, तो जिसकी वजह से स्टेबिलिटी मिल जाती है। इट इज, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इट इज मोर स्टेबल, इसलिए हम यूज करते हैं वर्ड मोस्ट स्टेबल। एंड P1 का मसला क्या होता है कि P1 से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। उसकी वजह क्या है कि P इज क्लोजर, P इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। S यहाँ पे होगा तो P यहाँ पर होगा। इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, न्यूक्लियस यहाँ पे है, तो यू नो कि यहाँ पर फोर्स काफी स्ट्रॉन्ग होगी। जब यहाँ पे फोर्स वीक हो जाएगी तो P1 से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है हमेशा। तो अब जो है आज उसने वही बात की कि उसने कहा कि ऑक्सीजन की वैल्यू जो है कम क्यों हो रही है। तो इट वाज एक्चुअली P3 एंड इट इज P4 एंड P4 का मतलब हो गया कि इसमें एक पेड इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब जो है हमें डू नॉट फॉलो की वजह बता रही है कि क्यों नहीं फॉलो कर रहा। एक्चुअली तो इंक्रीज करना चाहिए था। उसकी वजह क्या, न्यूक्लियर पुल बढ़ रहा था, तो न्यूक्लियर पुल तो इंक्रीज कर रहा है। न्यूक्लियर पुल बल्कि ऑल्दो से स्टार्ट करते हैं। ऑल्दो न्यूक्लियर पुल इंक्रीजेस, nuclear pull increases, but due to paired p electron in P4 means we are talking about this। ये आपको समझाने के लिए बनाने की जरूरत नहीं है आपको। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन स्टार्ट्स। So loss of electron becomes easier। इसका मतलब दूसरा स्टेट हो सकता है IE डिक्रीजेस। और वो जो न्यूक्लियर पुल का जो मामला हो रहा था उसकी वजह से जो होना चाहिए था न्यूक्लियर, इसको जो है उसने खत्म कर दिया किसने, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन ने। तो हम इसकी जगह पे ये भी लिख सकते थे उस स्टेटमेंट की जगह पे जो हमने पहले लिखी थी, ओवरवे इंक्रीजिंग न्यूक्लियर पुल। ये भी एक स्टेटमेंट हो सकती थी। ये ओवरवे किस वजह से हुआ, उसकी इम्पैक्ट को खत्म कर दिया किसने, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन ने ये काम कर दिया। ये भी एक स्टेटमेंट हो सकती थी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया और इसमें जो है पार्ट सी में फिर 3 मार्क्स दे रहा है आपको और आपसे कह रहा है कि आप जो है ई कोई एलिमेंट है उसकी आपको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज दी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और जो है उसकी वैल्यूज बताइए आपको। एंड वो आपसे कह रहा है कि ई एलिमेंट ना पहचाने बल्कि उसकी फुल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दे। तो पहले एलिमेंट को पहचानना जरूरी है, तो हम जाके देखते हैं कि मिस रीड ना हो। थर्ड पीरियड का है ये, राइट। तो हमने देखा यहाँ पर आई ई की वैल्यूज देखेंगे, देख रहे हैं। आपने देखना कहाँ पे, जंप जहाँ पे आ रहा है, तो जंप यहाँ पे आपके पास आ रहा है, यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल है, ये जंप आ रहा है बड़ा, ठीक है, एकदम से 3000 से 11000 पे चला गया। इसका मतलब दिस 3 इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट इजीली। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इजीली लॉस हो गए। तो जो इजीली लॉस हो जाते हैं ये आउटर ही तो होंगे। अब थर्ड पीरियड में इसके आउटर में 3 इलेक्ट्रॉन थे। आउटर इलेक्ट्रॉन जो इसके पास 3 अगर आ रहे हैं तो थर्ड पीरियड में ऐसा कौन सा होगा, तो सोडियम के पास 1 होता है, मैग्नीशियम के पास 2 होते हैं, एल्यूमिनियम विल बी द आंसर, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर में। एल्यूमिनियम को हमने पहचान लिया, इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन लिखनी है तो हम लिखते हैं 1s2 and 2s2 and 2p6 एंड फिर 3s2 and 3p1। ये तो होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन। 1 मार्क तो अलहमदुलिल्लाह कंफर्म हो गया। दूसरा इसकी रीजनिंग बतानी है। ह्यूज जंप between third
and fourth IE indicates change of shell. So it contains only 3 valence electron या belong to group 3. Next question. Define reducing agent. तो हमें देखना कहीं in terms of electron oxygen कितने पूछा. तो sodium react with oxygen to form this. Sodium act as a reducing agent. ठीक है, आपको पता है कि मेटल सारे reducing agent होते हैं. Reducing agent जो है उसकी कई लिहाज से डेफिनेशन हो सकती है. अब जब सोडियम इस रिएक्शन कर रहा है तो हम दो चीजों पर फोकस कर लेते हैं. तो इसमें असल में कोई गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन मतलब ऐसी कोई चीज तो नहीं आ रही, तो हमें उसकी लिहाज से देखना है. या तो मैं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है और कुछ नहीं कर सकता इसमें सिवाय इसके कि इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमसे कहता है कि रिड्यूसिंग एजेंट, फॉर एग्जाम्पल किसी और की बात करते हैं, जैसे 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 लिथियम बोरोहाइड्राइड है, हम कहते हैं कि प्रोवाइड हाइड्रोजन. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक ही ऑप्शन बनता है रिड्यूसिंग एजेंट. इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया या इट प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन्स या इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स. तो जो इलेक्ट्रॉन खुद लूज करेगा. और दूसरी आखिरी बात हो सकती है इट सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज. The metals are good reducing agent because they can give away their electron, half electron. नेक्स्ट पार्ट में आपसे कह रहा है कि सोडियम और पानी का रिएक्शन करवा दें. तो हम इसको पहले आपको हल्का सा तस्वीर याद करवाए. तो हमने आपको एक छोटी सी बात याद करवाई थी कि कभी भी सिवाय ग्रुप 5 वालों के फास्फोरस ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड को छोड़ के कभी भी आपके पास ऑक्साइड, अगर ऑक्साइड आ जाए, ये भी ऑक्साइड है ये भी ऑक्साइड, तो आप मिला के लिख दो. तो जब मिला के लिखेंगे, मैं सिर्फ पीरियोडिक टेबल का ऑर्डर लिख रहा हूँ. सोडियम आता है, फिर आपके पास आ जाएगा यहाँ पर ये लिख दिया लेट्स से. तो आपके पास मिला के लिखा तो सोडियम 2, ऑक्सीजन भी 2, हाइड्रोजन भी 2. इट कैन बी सिंप्लीफाइड इनटू दिस वन. तो सोडियम ऑक्साइड एंड वाटर गिव्स यू 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड. देखिए स्टेट सिंबल तो नहीं मांग सकते, नहीं मांगे. एक मार्क ये भी कंफर्म हो गया, ये भी कंफर्म हो गया. अगला मार्क भी आपको मुफ्त में दे रहा है. एम्फोटेरिक की डेफिनेशन पूछी है उसने. तो इट्स क्वाइट सिंपल. तो क्वाइट सिंपल के लिए अ सब्सटेंस या केमिकल which can react with acid as well as with base. ऐसा कोई सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करता है उसे हम कहते हैं एम्फोटेरिक. नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि एल्यूमिनियम purified from bauxite several steps. The first step involved heating aluminum oxide with sodium hydroxide and a colorless solution formed. Right equation. इसका भी तो आपको हिंट दिया था मैंने, और वो हिंट था नंबर 1 कि आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड से अगर ये रिएक्शन करवा रहा है किसका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का. ग्रुप 5 का तो है नहीं, तो बहुत आसान है. ये तो ऑक्साइड है लेकिन वो अगला वाला ऑक्साइड नहीं है, तो उसका ऑक्साइड बना लें आप. तो आपको सिखाया था कि आप उसका ऑक्साइड बना लें, तो सोडियम का ऑक्साइड हो जाएगा ये. तो इन दोनों को फिर क्या करना है, मिला के लिख देना आपने. तो आपके पास लाजिमी आंसर निकल आएगा. मैंने लिख दिया सोडियम, फिर मैंने लिख दिया एल्यूमिनियम, फिर मैंने लिख दिया ऑक्सीजन. और अगर हाइड्रोक्साइड होगा तो पानी बन जाएगा साथ. अगर इसी बैलेंसिंग वैलेंसिंग करने की कोशिश करें तो इस दोनों को कंबाइन करने पे आपके पास सोडियम कितने हो रहे हैं, मैं लिखता हूँ यहाँ पर 2, एल्यूमिनियम भी 2 और ऑक्सीजन इस तरीके से हो जाएंगे आपके पास 4, विच कैन बी कॉम्प्रीहेंडेड टू 1 1 2. तो वी कैन राइट हियर 2 और ये. तो आपके पास एक इक्वेशन तो आप ये लिख सकते हैं कि Al2O3 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आपके पास बन जाएगा सोडियम इल्यूमिनेट एंड वाटर बन जाएगा. और बैलेंसिंग का कोई इशू नहीं है. सोडियम 2 कर दिए थे आपने, डन हो गया.
ये बैलेंस ऑलरेडी हो चुका है, आपको कोई टेंशन नहीं। एक चीज आपको बताई थी कि एल्यूमिनियम के साथ कुछ और भी करवा रहा था आपको, जो है मार्केट स्कीम में कुछ दे रहा होता है, तो उसकी बेस के ऊपर इसने जो कलरलेस सोल्यूशन की बात की है, तो ये भी एल्यूमिनियम की कलरलेस, ये भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कलरलेस होता है सोल्यूशन। और दूसरा आपको बताया था कॉम्प्लेक्स बन जाता था इसका, मतलब एल्यूमिनियम के साथ 4OH वाला ये कॉम्प्लेक्स बन जाता था। इसको हम ऐसे ब्रैकेट में कर देते हैं, ये कॉम्प्लेक्स बनता है, तो ये वाली इक्वेशन भी कर सकते हैं। तो मुझे क्या लिखना होगा, यहाँ पर लिखना होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड फिर आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इस केस में आपको पानी भी चाहिए। क्यों पानी इसलिए चाहिए, इसके पास तो आएगा O, और आप जो है अगर H2 से रिएक्शन करवाएंगे तो फिर दोनों मिलकर बना देंगे आपके पास एक्चुअली 2OH। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि जब आपको इसको यूज करवाना होगा तो आप इसमें वाटर भी ऐड करेंगे। और फिर अगर इसकी बैलेंसिंग करने की कोशिश करें तो आपके पास ये 2 एल्यूमिनियम तो ये बन जाएगा आपके पास, हाइड्रोक्साइड आपके पास 4 हो रहे हैं, तो 4 हो गए हाइड्रोक्साइड। इसमें से हम हमारे पास 3 तो यहाँ से आ जाएंगे, बल्कि हाइड्रोक्साइड 8 हो रहे हैं हमारे पास, तो इसको अगर पानी से रिएक्शन करवा देंगे 3 हो जाएंगे, और फिर 2 यहाँ से लेने पड़ेंगे। चले तो इसको कर देते हैं हम लोग 3, इसको कर देते हैं 2, तो हमारे पास पूरे 8 हाइड्रोक्साइड हो गए। और इसको बैलेंस करने के लिए साथ आ जाएगा 2 सोडियम आयन, एंड दिस इज आल्सो बैलेंस करने के लिए इक्वेशन। एंड आपको बताया था कॉम्प्लेक्स हमेशा सॉल्युबल होते हैं, सोडियम सॉल्ट आपको यू नो के सॉल्युबल ही होते हैं, ये भी आपके पास कलरलेस सॉल्यूशन बन जाएगा। तो आइदर दिस वन या फिर दिस वन, दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें कह रहा है कि aluminium oxide is used as a catalyst for dehydration of alcohol. One was a sulfuric acid concentrated. Now he is using this one. आपको बताया था solid में यूज होता है. State the effect of using this catalyst on the Boltzmann distribution curve. तो ये बात आपको बताई थी कि बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रॉ करने के लिए भी देते, तब भी आपको ये काम करना होता है। तो आप एक लाइन यहाँ पे खींचिए और एक लाइन इसके पीछे खींचते हैं। ये आपके पास हो गई EA1, जबकि ये हो गई आपके पास EA2। साथ इसके लिखते हैं कि दिस इज विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट ये होगा, और कैटलिस्ट जो आ जाएगा तो आपकी एनर्जी जो है वो पीछे आ जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आपके पास यहाँ पर आप लिख देंगे इट इज विद कैटलिस्ट। 3 मार्क है, उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब लिखना क्या है कि आपको याद है कि बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है 2 चीजों पे काम करती है, नंबर 1 कैटलिस्ट पे, नंबर 2 टेम्परेचर पे। और आपके पास यहाँ पे एक न्यू स्टेटमेंट आती है कि मोर पार्टिकल्स हैव एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी वाली बात। तो आप देखें शुरू में अगर आपने कैटलिस्ट के बगैर किया, ओनली दीज पार्टिकल्स वर एबल टू कोलाइड इफेक्टिवली, बट व्हेन यू एडेड कैटलिस्ट तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। नाउ दीज आर सरप्लस पार्टिकल्स व्हिच कैन आल्सो हैव एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, तो उन पार्टिकल्स का नंबर बढ़ गया। तो हम जो है ये बात यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ऊपर 1 मार्क हो गया हमारे पास तकरीबन, और नीचे जो है 2 मार्क उठाने के। ऑन एडिशन ऑफ कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस, ये बात। फिर वो बोर्ड्स वाली बात लिखनी है। नाउ मोर पार्टिकल्स हैव एनर्जी आइदर इक्वल्स टू या ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, और फिर रिजल्टिंग more effective collisions, which means faster rate. Right? कोशिश की हमने कि इसके फुल मार्क्स उठा लें। नेक्स्ट आपके पास आ गया, वो कह रहा है कि phosphorus oxide is a white solid melting point this much। तो आपको पता है कि आयनिक कंपाउंड हमेशा सॉलिड होते हैं, लेकिन उनका मेल्टिंग पॉइंट नॉर्मली 500 से अबव होता है। ये तो फिर कोवेलेंट हो गया। इट रिएक्ट विद वाटर। अच्छा, वाटर से जब रिएक्शन होता है ना, वाटर से रिएक्ट करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि वो कोवेलेंट है, आयनिक नहीं करते। राइट, पानी से रिएक्शन कोवेलेंट करते हैं। कोवेलेंट रिएक्टर आएगा तो रिएक्शन होगा पानी से। LCl3 कोवेलेंट होता है, पानी से रिएक्शन करता है, तो आपको वो जो हमने क्लोराइड पानी में डिसॉल्व करवाए थे। अच्छा जी, टू फॉर्म फास्फोरिक एसिड। 2 बातें करती हैं,
यहाँ से मुझे पता चल गया कि ये जो है एक लो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से मुझे पता चल गया कि ये एक कोवेलेंट है और ये सिंपल मॉलिक्यूल है, जबकि यहाँ से भी कोवेलेंट का एविडेंस मिल रहा है। अब वो कह रहे हैं यूज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर तो इसका हो गया सिंपल मॉलिक्यूल, सिंपल मॉलिक्यूल। एक्सप्लेन योर आंसर। क्यों? बिकॉज हैव लो बॉइलिंग पॉइंट लिखा है, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट। एंड नंबर 2, जो इसने पानी सिलेक्शन किया उसके बाद वो कह रहा है बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग इसकी होगी कोवेलेंट। अब कोवेलेंट आपको पता है जाइंट भी होते हैं, सिंपल भी होते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट ऊपर नीचे भी हो सकता है उसका। तो कोवेलेंट की एक पहचान ये भी है कि कोवेलेंट जो है पानी से रिएक्शन भी कर जाते हैं। अब पानी से रिएक्ट करता है या डिसॉल्व होता है, इसकी भी आपको बताया था। अगर आपने जो है सॉल्ट दिया, पानी में डिसॉल्व कर दिया, अब वो पानी में डिसअपियर हो गया, अब आपको पता नहीं रिएक्शन किया है या वो, तो अगर आप उसको इवोपरेट करें आपको नमक वापस मिल जाएगा, तो इसका मतलब कि इट वाज जस्ट डिसॉल्व। बट ऑन इवोपरेशन इफ यू गेट समथिंग एल्स, तो इसका मतलब ये कि नई चीज बन के इसका मतलब कि रिएक्शन कर दिया। तो ये जो इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है ना, उससे पता चला। तो कोवेलेंट बिकॉज रिएक्टेड विद वाटर, या आप इसको हम कह सकते हैं हाइड्रोलिसिस का जो हुआ था उस वजह से हमें पता चला कि ये कोवेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इसमें, तो इसको हम यहाँ पर वर्किंग कर लेते हैं आपके सामने ना। नेट चार्ज इसके ऊपर 0 है, पूरे मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है। 3 ऑक्सीजन की वजह से हो जाएगा -6, इसका चार्ज निकालना है, ये x हो गया, इसकी वजह से हो जाएगा +3। when we solve it तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट एंड एंथैल्पी चेंज में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का खास ख्याल करना होता है। पॉजिटिव अगर नहीं लगाएंगे तो हो सकता है आपका मार्क कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वाला सिंपल होगा, 1 मार्क दे रहा है आपको, तो वो आपसे पूछ क्या रहा है, आपको एक एंथैल्पी यहाँ पे रिएक्शन दिया उसने बना के, यू कैन सी, और इसकी एंथैल्पी चेंज बता दी है उसने। फिर आपको कह रहा है कि फॉर्मेशन जो है आपको दे रहा है किसकी, इसकी फॉर्मेशन दे रहा है, दी हुई है, और फॉर्मेशन इसकी पूछ रहा है आपसे। तो आपको बताया था बड़ा आसान सा है, जिसकी फॉर्मेशन देंगे एरो उसकी तरफ बना देंगे। तो हमने क्या किया कि यहाँ से एक लाइन खींची इसकी तरफ, इसकी फॉर्मेशन, इसकी भी फॉर्मेशन दी तो लाइन इसकी तरफ भी खींच दी। अब इसकी जो एनर्जी थी इसने बता दी है कि माइनस कितनी है, 1372 ये लिखी है। फिर आपको P4O10 की एनर्जी बता दी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -3012, जबकि इसकी पूछी है तो लगा दिया। अब आपके सामने इसका एक ही मोल था तो ये एक ही रहेगा, सिमिलरली ये भी एक ही मोल था, एक रहेगा। और फिर क्या करना है आपको, एक लाइन अपनी तरफ से ऐसे घुमा। अब मेरे एरो के साथ मैं इस तरफ जा रहा हूँ, जब ये उल्टा जा रहा है तो इसका मतलब इसको हमने करते हैं क्रॉस, मतलब उसकी साइन हम फ्लिप कर देंगे। तो आंसर आ जाएगा 1372 जो है इट इज इक्वल टू -x करना पड़ेगा आपको एंड प्लस इसकी वैल्यू को एज इट इज, सो 3012, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा कैलकुलेटर उठाने के बाद ये बन जाएगा मेरे पास -3012 एंड वो इधर आके प्लस हो जाएगा 1372 तो -1640। ये मार्क भी कंफर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इक्वेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ दिस विद दिस। ये आपको बताया था कि फास्फोरस ग्रुप 5 वाले थोड़ा सा तंग करते हैं, इसमें ऑक्साइड ऑक्साइड मिला के लिखने वाला टेक्निक नहीं चलेगी, बल्कि आपको याद रखना था कि P4 and O10 नॉन मेटल ऑक्साइड है। व्हेन यू ऐड इन वाटर हाइड्रोलिसिस का होगा एंड इसमें एसिड बनेगा, फास्फोरिक का जो एसिड होता है H3PO होता है, राइट, कभी PO3 कभी PO4। व्हेन यू हैव मोर ऑक्सीजन, ठीक है, आपको बताया था ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आ रही है, तो इसलिए आपके पास यहाँ पर 4 वाला बन जाएगा। बैलेंसिंग करने के लिए 4 फास्फोरस है तो मैंने यहाँ पे भी 4 लगा दिया। हाइड्रोजन हो गया मेरे पास 12 तो मैंने यहाँ लगा दिया 6 और ये बैलेंस हो गया। सिंपल था, कोई टेक्निकल चीज नहीं थी, वही आपके पास इनऑर्गेनिक रिएक्शन है। नेक्स्ट पार्ट में ये अब आपसे कह रहा है कि SO2 SO3 में जब कन्वर्जन होता है एटमॉस्फेयर में, उसके लिए ये कैटलिस्ट काम करता है। ये आपको आपने रिएक्शन पढ़ा हुआ है इसमें, उसमें से एक स्टेप तो आपको बना के दे दिया, तो आपको पता है कि पहले स्टेप में तो ये यूज हो गया एंड लास्ट स्टेप में आपको क्या करना था, इसको
प्रोड्यूस करना था, वही आपसे इक्वेशन पूछ रहा है। तो मैंने लिख दिया भाई ये लास्ट स्टेप में प्रोड्यूस होगा, कैटलिस्ट का तो यही रोल होता है। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि आपके पास ये कैटलिस्ट जो बीच में चेंज हो गया था, इस फॉर्म में गया था, तो आपको ये रिएक्शन तो सबको याद होगा, NO जो बन गया था दैट विल रिएक्ट विद हाफ ऑक्सीजन। ऐसा करने से अगर हम इसको आपको दिखा सकें तो ये तो कट जाएगा, सिमिलरली ये भी कट जाएगा और आपके पास वही इक्वेशन आ जाएगी, SO2 + O2 gives you SO3, राइट। तो ये आपके पास सिंपल सा, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं। NO2 cause can also react with unburned hydrocarbon to form photochemical smoke. State the product of this reaction that contribute to photochemical smoke. अच्छा, अब आपको पता है कैटालिटिक कन्वर्टर में नाइट्रोजन जो है इट इज इनर्ट गैस, इट डू नॉट वांट टू कीप ऑक्सीजन विद इट, इट इज आल्सो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के तौर पे यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन का फार्मूला क्या हो जाएगा, CXHY, और इसको लेके आ गया मैं यहाँ से, तो इन दोनों की रिएक्शन से क्या बन जाएगा आपके पास, ऑक्साइड बन जाएंगे, इसका भी ऑक्साइड बन जाएगा, इसका भी ऑक्साइड बन जाएगा। तो इसका ऑक्साइड क्या होता है CO2, इसका ऑक्साइड क्या हो जाता है H2O, और वो खुद क्या बन जाएगा N2। अब वो कह रहा है कि स्टेट द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, तो मैंने तो प्रोडक्ट बता दी सारी, दैट कंट्रीब्यूट टू फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक के लिए तो NO2 ही पढ़ाया है हमने, NO2 ब्राउन कलर की गैस होती है, इसकी वजह से हैश बना होता है, ब्राउन जो कलर आ रहा होता है वो NO2 की वजह से होता है। ये एक से नहीं बात करते, स्टेट द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन दैट कंट्रीब्यूट टू फोटोकेमिकल स्मोक। कलर बस गैसेस हैं, तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही मुझे। चलिए ये वाला पार्ट जो मार्क्सिज्म देख लेते हैं, मुझे लग रहा है थोड़ा सा आउट ऑफ द कंटेंट आ रहा है, सिलेबस से थोड़ा सा बाहर जा रहा है, तो इसको मैं चेक करके आपको बता दूंगा, किसी थ्योरी वगैरह में आप लोग बता दो अगर अपने पास हुआ तो, और उसके प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, ये डायग्राम एक बना के दे दी इसने, और यहाँ पर कितने मार्क्स दे रहा है, 2 मार्क्स में दी है। तो ऐसी कभी भी डायग्राम आ जाए तो थोड़ा सा, क्योंकि अनयूजुअली इससे पहले कभी देखी नहीं है और नई एक्सेस भी देख रहे हैं तो अजीब सी है, तो होती आसान है, ठीक है, बस आपको थोड़ा रीड करना, अगर आपको समझना है पहली दफा में छोड़ के चले जाए तो नेक्स्ट पार्ट में जब पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लें तो इसकी टाइम थोड़ा सेव रखें, इसके बाद जाके देख लें, कोई मसला नहीं। नाउ ही सेज के टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर वेरीज विद द हाइट। अच्छा, ये टेम्परेचर है और ये हाइट है, मतलब यहाँ पे गौर से देखिएगा कि हाइट 0 तो टेम्परेचर तकरीबन इतना होता है, ठीक है, कितना 10-11, फिर जो है हाइट इतनी कर दी मैंने तो टेम्परेचर जो है कम हो गया, फिर किसी हाइट पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, किसी में नेगेटिव पे, यहाँ पे आपके पास ये स्केल चल रहा है, इस तरफ नेगेटिव है, इस तरफ पॉजिटिव है, तो कभी जिगजैग चल रहा है, ठीक है बराबर। इसमें वो कह रहा है कि रिएक्शन है आपके पास जो कि एक्सोथर्मिक है होगा। वो कह रहा है स्टेट हाउ द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम डिफर एट 20 किलोमीटर हाइट पे कंपेयर टू दैट ऑफ 50। तो 20 पे हम जाके 20 हाइट पे मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर गिराया और मेरे पास टेम्परेचर आ जाएगा इससे। सिमिलरली 50 पे भी गिराया मैंने तो मेरे पास यहाँ से भी टेम्परेचर आ जाएगा। तो इनमें से 20 वाला जो है ना, इस पे लो टेम्परेचर आ रहा है आपके पास और इस पे आपके पास हाई टेम्परेचर आ रहा है। अब वो कह रहे हैं स्टेट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम डिफर। अच्छा जी, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो 20 पे मेरे पास लो आ रहा है, तो हमें एक्सोथर्मिक के लिए आपको सिखाया था क्या तस्वीर थी, कि एक्सो के लिए हमारे पास टेम्परेचर की तस्वीर थी, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर तो एंडो मूव फॉरवर्ड, ये बताया था आपको। तो हमारे पास जो एक्सो है, ये एक्सो को इफ यू वांट टू मूव इन फॉरवर्ड तो आपके पास टेम्परेचर लो करना होगा, बार उसने पूछा है। ये एक्सो है, हम 20 में देखते हैं, 20 पे मेरे पास टेम्परेचर जो आ रहा है दैट इज लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर अगर है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम इसमें लिख देते हैं कि equilibrium shifts to right hand side या forward direction। और उसकी वजह क्या है, बिकॉज रिएक्शन या फिर फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक।
एक्सोथर्मिक को आपको पता है कि टेम्परेचर कम करने से आगे की तरफ प्रमोट कर सकते हैं और एंडो को पीछे की तरफ। तो आपको करना क्या था, कंपेयर करना था विद 50 किलोमीटर फॉरवर्ड एज कंपेयर टू 50 किलोमीटर which have high temperature। तो उसमें आपके पास रिवर्स हो जाएगा। अगर 50 का पहले बोलता तो मैं 50 के लिए ऐसे बता देता, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात हमें मिस कर दी छोटी सी, एट 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर लिख देना चाहिए हमें, हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। नीचे 50 लिख देता तो सेफ साइड के मार्क आ जाए, ठीक है। इसको देख लेंगे मार्क से में अगर मसला होगा तो फिर आप जो है मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे कह रहा है कि हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं, हाइड्रोजन हैलाइड्स कैन बी फॉर्म बाय रिएक्टिंग हैलोजन विद हाइड्रोजन। तो आपको बताया था क्लोरीन के साथ रिएक्शन वॉयलेट होता है एट ऑल टेम्परेचर, क्लोरीन के साथ वॉयलेट होता है एट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ब्रोमीन के साथ नॉर्मल होता है एंड आयोडीन के साथ तो बहुत स्लो भी हो जाता है, हीट भी चाहिए होती है, रिवर्सिबल भी हो जाता है। तो रिएक्शन तो नीचे की तरफ रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही होती है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन नीचे की तरफ रिएक्टिविटी जो है वो आपकी डिक्रीज कर रही होती है। तो डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन व्हेन दे रिएक्ट विद द हाइड्रोजन। तो पहली बात तो डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द, नीचे की तरफ डिक्रीज कर रही होती है। अब वो पूछता है इसकी वजह भी दो, देखिए 2 मार्क तो ऐसे नहीं देगा आपको, 1 मार्क तो मैंने उठा लिया है, रिएक्टिविटी ही बात कर ली है, डिक्रीज डाउन द ग्रुप। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में एक बात तो हम कहते हैं कि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, तो साइज इंक्रीज करेगा। अच्छा, साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे गेन नहीं हो रहा, यहाँ पर तो पूर्ण बॉन्डिंग हो रही है, शेयरिंग हो रही है। तो जब साइज बड़ा हो जाएगा यू नो कि उसका आउटर इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा, फोर्स वीक हो जाएगी। इनको करना कि एक्चुअली इनको एक्चुअली गेन करना है इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर जो फोर्स आएगी वो वीक आएगी। अगर छोटा साइज होगा तो स्ट्रॉन्ग फोर्स आएगी। तो ये बात आपको ओ लेवल से पढ़ाते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ से अगर मैं पास ये होता तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गर फोर्स होती छोटे साइज में। अब इसमें असल में गेन नहीं कर रहा, अगर आयनिक होता तो मैं लिख देता कि मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चले कुछ लिखते हैं, साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, so force of attraction between incoming electron, या फिर आप लिखते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस डिक्रीजेस। द नेक्स्ट क्वेश्चन, HCl प्रोडक्ट, ठीक हो गया जी। राइट इक्वेशन फॉर रिएक्शन 1। रिएक्शन 1 में हो क्या रहा है, ये तो बहुत कॉमन रिएक्शन है, कई दफा आ चुका है। SiCl4 को पानी से रिएक्शन करवाना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो आपके पास SiO2 एंड 4HCl लिख दे इसको, ये भी सही है। और दूसरा आपको बताया था और करके SiCl4, तो आप SI को अलग कर दें, Cl को अलग कर दें, 4 Cl थे, H इसके पास भेज दें और OH इसके पास भेज दें, तो लाइसिस हो गया, 4 आएंगे इसके पास। तो ये दोनों ही ठीक है, दोनों कैन बी रिटन, ठीक है। ऊपर वाली या नीचे वाली दोनों ठीक है, तो ये लिख देते हैं आप। नेक्स्ट हो गई आपके पास इन रिएक्शन 2 NaCl react with concentrated sulfuric acid, ये ग्रुप 7 के जो टेस्ट होते थे फ्रॉम HCl एंड दिस। तो आपको पता है कि जो पहला रिएक्शन होता था जिसमें आपके पास ये बनता था हाइड्रोजन हैलाइड और ये, उसमें हमने कहा था कि सल्फ्यूरिक एसिड का फंक्शन क्या है, बहुत सारे एमसीक्यूज किए थे। तो यहाँ पर ये एज एन एसिड के तौर पे काम करता है, राइट। और जब ये आपका क्लोराइड को या हाइलाइड को रिड्यूस कर देगा, X2 बना देगा, उसमें हम कहते थे कि ये सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर भी काम करता है, ठीक है जी। तो ब्रोमाइड में अगर देखें तो ब्रोमीन बना रहा है, तो यहाँ पर तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर भी काम कर रहा है, जबकि ऊपर वाले में ये कर रहा है।
और ये बात पता है आपको, दोनों रिएक्शन कॉमन हर किसी में होते थे। अगर आप जो है यहाँ पर ब्रोमाइड लेंगे तो ये ब्रोमाइड बन जाएगा, अगर आयोडाइड लेंगे तो ये आयोडाइड बन जाएगा। पहला रिएक्शन सबका सेम था। तो यहाँ पर असल में ये एसिड के तौर पे काम करता है। तो मैंने कहा कि ये रिएक्शन जो है नंबर 1 इसको लिख देते हैं कि एसिड, और दूसरे वाले को क्या लिखे हैं, मजबूरी हालात में हमने एसिड लिख दिया, और यहाँ पर एसिड भी लिख दिया, एंड साथ जो है ऑक्सीडाइज, अच्छा सॉरी टाइप ऑफ रिएक्शन पूछा है तो रिडॉक्स। ये इसने उसका फंक्शन नहीं पूछा सल्फ्यूरिक एसिड का, बल्कि टाइप ऑफ रिएक्शन पूछा। तो रिडॉक्स हो गया यहाँ पर। ऊपर वाले में एसिड की साथ कुछ, चलिए बेस लगा देते हैं नंबर 1 एक। नंबर 2 अगर गौर से देखें तो हुआ क्या है कि इस H2SO4 का एक H हट के इसके पास चला गया है और उसकी जगह सोडियम आ गया। तो इसको मैं सब्स्टिट्यूशन का नाम भी दे देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट का नाम भी दे देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट तो एलिमेंटल फॉर्म में होती है या नहीं, सब्स्टिट्यूशन का नाम भी दे देते हैं। तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं इसको, फॉर द सेफ साइड लिख देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं इसको। और दूसरे वाले में एसिड बेस तो होना था और रिडॉक्स भी हो रहा है वहाँ पे। तो अब वो कह रहा है कि एक्सप्लेन भी करें। तो एक्सप्लेन इसलिए कर सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर Cl जो था इसकी ऑक्सीजन -1 थी और HCl में भी अभी -1 ही है। सिमिलरली सल्फेट की +6 थी, आज भी वो सल्फेट ही है, +6 ही है। तो लिख देते हैं कि विद NaCl ऑक्सीडेशन स्टेट of Cl and sulfur remains same। और दूसरा जो था with NaBr oxidation states of bromide and sulfur changes, या ऑक्सीडाइज रिड्यूस का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर द सेफ साइड ले लेते हैं कि ये -1 से 0 में जा रहा है, जबकि ये +6 से +4 में जा रहा है। आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड बन रही है इससे, तो जो उसने रिएक्शन बनाती है। तो ये भी हमने फॉर द सेफ साइड लिख दिया, हमारे मार्क्स आ जाए। अच्छा, जिसकी बात कह रहे हैं कि व्हेन हीट ऑन बंसन बर्नर, तो HCl डू नॉट डिकम्पोज। आपको बताया था कि HCl का बॉन्ड काफी स्ट्रांग होता है। HCl में ये है, HBr का जो है बॉन्ड वीक हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है, और HI का तो काफी। तो इसके लिए आपको बताया था कि तकरीबन 1300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है। इसके लिए आपको बताया था 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है, जबकि ये आपके पास हॉट, रेड हॉट ग्लास रॉड से भी ये काम हो जाता है, बॉन्ड टूट जाएगा। तो वो यही बता रहा है कि ये तो नहीं टूटा, जबकि ये टूट गया। एक्सप्लेन द डिफरेंस, एक मार्क दे रहा है। तो या टाउन या फिर फ्रॉम HCl टू HBI से बड़ा करके बना दे। बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ, so less energy required for decomposition। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर छुपाया था उसने 2 मार्क के लिए, आप भी विजिलेंट रहें। उसने स्ट्रॉन्ग का वर्ड हल्का सा मुझे लग रहा है कि छुपाया कि बच्चा गलती कर जाए। तो आप ब्राउनस्टेड लॉरी की जो थ्योरी थी उसके लिहाज से एसिड क्या होता है, लिखते हैं प्रोटॉन डोनर, तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। एंड स्ट्रॉन्ग के लिए आप लिखते हैं कि कंप्लीटली डिसोसिएट्स या आयोनाइजेस, डिसोसिएट्स इन aqueous solution। नेक्स्ट पेज कर्व, ये नया पार्ट जो इन्होंने ऐड किया है। तो इसमें आपको पूरा बताया था, समझाया था आपने क्या करना है, स्ट्रॉन्ग और वीक का ख्याल करना है।
यहाँ पर HBr जो है उसको यूज कर रहा है। HBr आपको बताया था कि HBr तो HC से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। तो ये बात तो समझ लें कि ये दोनों जो है सेम उसके यूज कर रहा है, तो ये तो है स्ट्रॉन्ग एसिड्स, राइट। इनकी पीएच कितनी हो जाएगी? इनकी पीएच हो जाएगी अप्रोक्सीमेशन में 1 to 2, आपको 1 to 2 पड़ेगा। इस तरीके से बेस की बात करते हैं तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये तो स्ट्रॉन्ग है। इसकी पीएच हो जाएगी अप्रोक्सीमेशन में आपके पास 13 to 14, जबकि अमोनिया जो आपको बताई थी वो एक वीक बेस है। तो वीक बेस होने की वजह से इसकी जो पीएच आपको बताई थी तकरीबन 10 तक होती है, इसकी पीएच तकरीबन 10 तक होती है। तो ये थोड़ा सा इसको जरा देखना। दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, इसकी कॉन्सेंट्रेशन दोनों की सेम है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है, तो आपको एक बात तो नजर आ रही है कि दोनों की रेशियो 1:1 होगी। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, इसके पास एक OH है, इसके पास एक H है, दोनों मिलकर वाटर बना देंगे तो रेशियो 1:1 की हो गई। सिमिलरली इसमें भी इसका H टूट के इसके पास आ जाएगा तो NH4 बन जाएगा, रेशियो 1:1 की है। जब रेशियो 1:1 की और कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है तो वॉल्यूम भी सेम आना चाहिए। इसका मतलब ये आपके पास 25 अगर यूज कर रहा है तो उनका वॉल्यूम भी 25। तो एक बात तो पक्की होगी कि न्यूट्रलाइजेशन जो है आपके पास वो 25 पे होगी। इसके लिए आपको थोड़ी सी वर्किंग आपको सिखाई थी। आपने क्या किया कि न्यूट्रलाइजेशन का पॉइंट नोट कर लिया और वहाँ पे वर्टिकल लाइन आपने खड़ी कर दी कि आपके पास यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन होनी है, इसमें भी 25 की न्यूट्रलाइजेशन होनी है। एक बात तो ये। दूसरी बात, आपके पास दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड थे, आप उसकी पीएच जो है 1 ले लें, इधर भी आप 1 ले लें, राइट। एक में आपके पास अमोनिया है, इसकी फाइनल पीएच आप 10 ले लें, 10 तक लाइन खींच लें, जबकि इसकी जो है आप 13 तक लाइन खींच लें। डन हो गया जी। तो ये आपने थोड़ा सा वर्किंग कर लिया। अभी इसमें हमने कर्व बनाई नहीं, कर्व बनानी है। कर्व बनाने के लिए आपको जब शुरू करना है तो यहाँ पे अमोनिया आपने बाद में ऐड किया, इसका मतलब HCl पहले से, HBr पहले से था, तो इसका मतलब स्टार्ट यहाँ से होगा और एंड होगा इसका यहाँ पर। कितना ऐड किया उसने कुछ नहीं बताया, खैर बराबर। इस तरीके से यहाँ पर आपके पास NH आपने बाद में ऐड किया है, इसकी पेज बाद में आएगी, इसका मतलब पहले आपके पास क्या था? एसिड था और ये आपने इस तरीके से ऐड कर दिया इसको, राइट। अब आपको बताया था कि अगर स्ट्रॉन्ग हो तो लाइन जो है काफी हद तक ऐसी रहती है, सीधी रहती है। अगर वीक हो तो इंक्लाइन हो जाती है। तो ये वीक के लिए होती है, ये स्ट्रॉन्ग के लिए होती है, ये बात भी आपको समझाई थी। तो इसलिए अब जो है आपके पास ये भी स्ट्रॉन्ग है और ये भी स्ट्रॉन्ग है। इस तरीके से आपके पास ऐसी कर्व आ जाएगी इसकी। इस वाले में ये तो स्ट्रॉन्ग है, इसको तो ऐसे लेके जाएंगे हम लोग, जबकि वो वीक है तो उसमें जरा शार्प चेंज लेके आएंगे, ऐसे करके आपके पास बन जाएगी। तो अब जो है आपके पास मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन आपको देगा कि एंड पॉइंट आप सही जगह पे लेके आ रहे हैं, मतलब 25 पे लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वर्किंग जो है ना, ये लाइनें जो भेजी थी पेंसिल से आप लगाते हैं, उसके बाद अगर इरेज करना हो ठीक है, नहीं इरेज करना छोड़ दें, ऐसे बिल्कुल सही है वर्किंग आपकी। तो इस वर्किंग पे मार्क्स आपके बनते हैं। तो आपके पास एक पॉइंट इसका हो जाएगा कि आपने 25 पे किया है, फिर बाकी शेप है और आपके पास स्टार्टिंग और फाइनल पीरियड जो है इसका कुछ मार्क्स वार्क्स देगा आपको। नेक्स्ट में आपसे कह रहा है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मैकेनिज्म बोल रहा है, 4 मार्क के लिए बोल रहा है और सब कुछ मांग रहा है। तो आप देखते जाएं कि आपने क्या क्या करना होता है। अगर आपने अटेम्प्ट किया है पेपर तो आपको देखें पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अगर नहीं लगाया तो मार्क कटेगा, लगाया तो अच्छी बात है। फिर आपको इस कर लिया और नहीं लगाया तो आपका 1 मार्क कट जाएगा, मतलब मार्क पॉइंट से ज्यादा है लेकिन आपको जो है अगर कोई मिसिंग करते हैं तो आपका वो मार्क कट जाएगा। अच्छा ये कर दिया हमने। अब जो है यहाँ पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ। हमारे मुझे एकदम से मार्कोवनी कॉस्ट रूल याद आया क्योंकि मैंने यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट का वर्ड्स देख लिया। तो मेजर में आपको क्या बताया था कि हाइड्रोजन वहां जाता है जहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा हो, इसका मतलब इसने इधर जाना है और इसने इधर जाना है। तो इसका मतलब कि इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन देगा इसको। तो आपके पास जो है कर्ली एरो जो दूसरा बनेगा वो आपके पास ऐसा बनना चाहिए कि मींस दीज टू इलेक्ट्रॉन्स, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहा है। आपके पास जो इंटरमीडिएट आएगी तो कुछ इतनी खूबसूरत होगी कि ये सी और एच और एच अपनी जगह पे है, फिर ये सी अपनी जगह पे आ जाएगा, इसका एच अपनी जगह पे है और ये हम इसको फिलहाल तो ऐसे ही बना लेते हैं जैसा था। और वो जो मैंने इसमें ऐड किया है उसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर उसका एच ऐड हो गया है मेजर के लिए और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऐसा क्यों हुआ कि ये बॉन्ड जो था ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया गया तो इस जगह पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, आपके पास ये कार्बोकेटाइन बन गया। एंड सेकंड पार्ट, फिर अपना मार्क तैयार रखें आप लोग कट करने के लिए। ये जो ब्रोमाइड बनाया आपने जिसने न्यूक्लियोफाइल है, अगर इसके लोन पे नहीं लगाया अपना मार्क काट लीजिएगा। और इस तरीके से अब जो है आपको इसका एक कर्ली एरो और शो करना है। तो आपको इलेक्ट्रोफिलिक ने आपको बताया था ये 3 कर्ली एरोज आते हैं आपके पास और ये आपको शो करना है कि ये इधर शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट होने के बाद आपके पास बन जाएगी इसकी फाइनल स्ट्रक्चर। एंड फाइनल
जो है आपके पास इंटरमीडिएट के मार्क होते हैं, बहरहाल बहुत सारी चीजें हैं, तो उनको आपने सही तरीके से देखना था। और यहाँ से हम पहुंच गए हैं, ये ऐसा ऐसा तो है, इसका एच आके यहाँ लग चुका है, जबकि बी आर जो है आके यहाँ लग चुका है, ये फाइनल बन चुकी है, और ये 4 मार्क आपके पूरे होते हैं। Explain why two bromo alkanes are not produced in equal amount in this reaction। मतलब क्या कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि जब हमने प्रोपीन का रिएक्शन करवाया ना इसका, तो उसमें HBr का दो पॉसिबिलिटी है ना, एक के H इधर चला जाए और दूसरे में H इधर चला जाए, Br इधर चला जाए। जैसे अभी ये बनाया है, इसको फ्लिप कर दें तो मेजर माइनर वाली बात। तो ऐसा क्यों होता है, उसका वो पूछ रहा है कि दोनों का प्रोपोर्शन सेम क्यों नहीं है। तो आपको पता है क्यों नहीं है सेम, उसका एक ही आंसर, डिप्लोमेटिक टाइप का आंसर है। आपको लाजमी लिखना है कि यहाँ पर असल में जो आपके पास बन रहा है दैट इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, राइट। और अगर यहाँ बनता आपके पास तो ये बनता प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो आपने बताना क्या था कि एज एज से स्टार्ट करेंगे, एक्सप्लेन व्हाई एज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। क्यों होता है, साथ लिख दें, ड्यू टू पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ये क्या होता है, जो अल्काइल चेन इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रोवाइड कर देती है उसको, ठीक है। तो यहाँ पर ये बना था जब इसके पास ये अल्काइल चेन इसको अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रोवाइड कर देगी। और अगर यहाँ पर बनता तो आपके पास सिर्फ ये अल्काइल चेन थी जिसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रोवाइड कर देती। is more stable due to positive inductive effect, so its yield will be greater। Because primary carbocation is less stable। लिख लेते हैं, फॉर द सेफ साइड लिख दिया मैंने बराबर, तो उसके साथ भी लिख सकते थे, ऊपर वाली पूरी वाली लाइन के साथ भी लिख सकते थे ताकि हमारे मार्क्स में हो जाए। इसके बाद जो है ये रिएक्शन करवा रहा है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, आपको बताया था आपको वही वाला बेबी को भेज दो। तो ये क्या है, दो डिफरेंट सॉल्वेंट अगर यूज करते हैं तो डिफरेंट टाइप के रिएक्शन होते हैं। आपको पता है कि अगर अल्कोहलिक यूज करेंगे तो एलिमिनेशन हो जाता है, और अगर एक्वस यूज करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो क्या कहना चाह रहा है पानी के साथ, तो पानी में तो अगर करवाऊंगा तो होगा क्या कि बता देता हूँ आपको। अगर एक्वस करवाते ना तो इसका OH जो है इसके Br को हटा देगा, जो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, कुछ भी नहीं। तो फिर इसका Na और Br मिलकर NaBr बना देंगे। तो वाटर के साथ तो आपके पास हो जाएगा, ये CH3 रहेगा, ये CH2 रहेगा, ये भी CH2 है। इसका जो है उसका OH यहाँ आ गया, उसका सोडियम बच गया यहाँ पर, और इसका जो यहाँ से Br निकला था ये मिलकर बना देगा। दूसरे वाले में क्या होता है, दूसरे वाले में आपको बता दें कि एल्कीन, मैं बता के दिखाता हूँ आपको, CH3 CH एंड डबल बॉन्ड एंड CH2। ये अब आपको पता है इसमें से क्या निकला, इसमें से निकला है HBr निकल गया, और आपके पास वहां पे क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है उसमें। अब ये दोनों आप इसमें जब रिएक्शन कर जाएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, इससे एक तो बन जाएगा सोडियम ब्रोमाइड और दूसरा बन जाएगा वाटर। अब पता नहीं वाटर के ऊपर एम्फेसाइज करता है या नहीं करता, तो हो सकता है कि यही दो ऑप्शन दिए हों, ठीक है। लेकिन अगर वाटर का भी दिया हो तो फिर आपको थोड़ा सा ख्याल करना है, याद रखना है कि अगर बोला तो, क्योंकि इथेनॉल था और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो नॉट श्योर के वो क्या करता है इसमें, आपके पास ये प्रोडक्ट्स हो सकते हैं इसके। नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि इनको हमने टेस्ट किया है, सिर्फ जे को ही टेस्ट किया है, राइट, जे को ही टेस्ट किया है 2,4-DNPH के साथ। तो 2,4-DNPH आपको पता है कि कार्बोनाइल को टेस्ट देता है, तो आपके पास ये एल्डिहाइड है और ये आप देखें तो कीटोन है। आपके पास ऑरेंज पीपीटी आ जाएंगे, इसके ऑरेंज प्रेसिपिटेट्स आ जाएंगे टॉलेंट के साथ, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड है करेगा, और आपके पास सिल्वर मिरर आ जाएगा। आसान था ये। एंड सोडियम मेटल के साथ करेगा क्योंकि इसके पास OH है ना, ठीक है। तो अल्कोहल भी तो रिएक्शन करता है, तो आप जब ऐड करते हैं, आपको बताया था कि आपके पास क्या होगा, बबल्स आ जाएंगे, या बबल्स ऑफ, या फिजिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस यहाँ पर होगी आपके पास। तो कह रहा है जे के दो ऑप्टिकल आइसोमर बना दे।
इंशाल्लाह 2 मार्क 13। तो 3D बनाना होता है आपको लाजमी, क्योंकि ज्योमेट्रिकल की ज्योमेट्री नहीं बनाएंगे तो फिर मसला हो जाएगा। तो ये आपके पास कार्बन कार्बन हो गया। तो उसमें हम इसको बनाने की अगर कोशिश करते हैं तो लेट्स स्टार्ट। तो पहली बात याद रखिएगा कि हमारे पास ऐसे मैंने इसको कर दिया, ये बोल्ड लाइन पे कर दी मैंने, तो इसके मिरर इमेज में ये इधर आएगा और इसकी बोल्ड लाइन इस तरफ आ जाएगी। फिर अगर मैंने ट्राइंगल इसकी इस तरफ बनाई है तो उसकी ट्राइंगल थोड़ी सी उस तरफ टिल्ट हुई होगी, और इस तरीके से अगर इसकी डॉटेड लाइन इस तरफ आ रही है तो मिरर इमेज में उसकी डॉटेड लाइन इस तरफ जा रही होगी। बाकी क्या है, बाकी तो कुछ नहीं है। ये कार्बन लगा दिया, इधर भी कार्बन लगा दिया। अगर इसका ये ओ एच है तो यहाँ से ओ एच ही लिख दें या एच ओ लिख दें, मिरर इमेज बनाते जाए। इसको मैंने लेट से सी एच ओ लिख दिया, तो उसको मैं क्या कर दूंगा, सी एंड एच एंड ओ लिख दूंगा। ठीक है। सिमिलरली उसके बाद जो तीसरा उसका ग्रुप आ रहा है दैट इज सी एच थ्री, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया सी एच थ्री, तो यहाँ पे लगा दूंगा H3C या CH3, कोई मसला नहीं, उसे खास फर्क नहीं पड़ेगा। एंड द लास्ट वन उसको मैंने मिला के लिखना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट से CO एंड CH3। यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास CO एंड CH3 या H3C, ऐसे कर देंगे तो ये हमारे पास फुल मार्क्स आ गए। इसमें हमें लाजमी 109.5 का एंगल डेरिवेटिव शो करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और से, ये कह रहा है पहले ये आपके पास एसिड था, ये एस्टर बन गया। अब एस्टर में आपने कट कर दिया था, आपके पास एल्कोहल आ रही है एक कार्बन की, इसका मतलब आपने यहाँ पर ऐड किया था CH3 एंड OH। फिर आपको पता है कि वाटर निकालना होता है, मतलब इसका OH और इसका H निकालना है, तो रिमूवर ऑफ वाटर के लिए सब्ट्रैक्ट करने के लिए वो आपको चाहिए होगा सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सनट्रेटेड। हम L जो है हमारे पास जो रिएजेंट था वो हो गया मिथानॉल। कंडीशन आपके पास होगी कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और रिफ्लक्स लिख दे या लिख दे एट 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये लिख दे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है कि इसका क्या हुआ, इसके साथ परपेक्स बन गया। परपेक्स क्या चीज़ है, परपेक्स एडिशन वॉल्यूम आ रहा है, तो वो तो आराम से बन जाएगा आराम से। तो क्या करना है, एक ही यूनिट बनाना है, जान छुट्टी पड़े, लाइनिंग खींचे, ये लाजमी लगा दें। जो चीज़ ऊपर है वो ऊपर लगा दें, जो चीज़ नीचे है वो नीचे लगा दें। तो यहाँ पर तो आ जाएंगे दो एच एच, जबकि यहाँ पर आ जाएगा COOCH3, जबकि यहाँ पर आ जाएगा CH3। ये भी मार्क्स हमारे कंफर्म हो गए, आसान चल रहा है। इसके बाद कह रहे हैं यूज अ टेबल 4.2। अब आपको पता है कि डेटा बुकलेट जो है वो नहीं प्रोवाइड करेगा इस तरीके से आपको टेबल बना के देगा, तो ये उसका बस आइडिया हो गया। जो काम की चीजें आपको मिल जाएगी। वो कह रहा है कि एम में और परप्लेक्स में क्या फर्क होगा, हम अगर आई आर को कंपेयर कर रहे हैं, आई आर दिया है इसने, राइट, इंफ्रारेड दिया है इसने, एम उसमें, एम ये रहा आपके पास, यू कैन सी, और परप्लेक्स ये रहा आपके पास। इन दोनों में जो मेजर फर्क आ रहा है अगर गौर से देखें, तो आपको अगर सीओ की पीक कह रहे हैं तो इस पे भी है, इस पे भी है। फिर कार्बन हाइड्रोजन बाकी सब सेम है, सिर्फ इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। कौन सा वाला डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन। तो हमें यहाँ पर एम में एक डबल बॉन्ड था, जबकि इसमें हमारे पास वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो हमने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ढूंढना। तो एक तो मुझे मिल गया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड नहीं दिया उसने। तो फिलहाल तो हम यही लिख देते हैं कि हम लिख देते हैं यहाँ पर कि एम will have a peak at 1500 till 1680 due to CC double bond, which क्योंकि सिर्फ उसने डिफर का बोला है, बस जान छोटी, सेम का तो नहीं बोला। सेम बोलता तो फिर उसमें CO की पीक जो है वो सेम होती, which will be absent in क्या था, perspex पॉलीमर जो था उसमें। अभी फिलहाल तो नहीं है, CC की दी नहीं, अगर दी होती तो हम उसका बताते कि उसमें CC की पीक आ जाएगी। इसमें CC की पीक तो खैर आप गौर से देखिए तो इसमें भी है CC की पीक, ठीक है, वो तो काम की नहीं होगी। नेक्स्ट पार्ट आ गया आपके पास। तो आप ये देख रहे हैं कि आपके पास CN तो आया, आपको बताया CN कहाँ पे आता है, CN आता है Br की जगह पे। लेकिन आप याद रखें कि CN के साथ अगर कोई OH भी बन जाता है उसी कार्बन पे, तो इसका मतलब कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ है। और आपको नजर आ रहा है कि ये एल्डी होता कीटोन था, तो वही आया होगा। तो अब आपको इसमें आपको HCN भी चाहिए और KCN भी चाहिए कैटलिस्ट के तौर पे। टाइप ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, कीटोन वही करता है।
स्टेप 2 में आपके पास यहाँ पर क्या हुआ है कि ये जो चीज़ है एसिड में कन्वर्ट होगी। तो नाइट्राइल के दो ही रिएक्शन थे, अगर लाइसिस हो गया फिर इसका मतलब कट गया, तो इसका नाम हो गया हाइड्रोलाइसिस। अब अगर आपको एसिड ही चाहिए तो आपको एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना पड़ता है, तो आप इसमें यूज करेंगे डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और रिफ्लक्स कंडीशन तो नहीं मांगी ना, रिफ्लक्स इसमें भी है और रिफ्लक्स इसमें भी है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऐड कर दिया इसमें। इसमें क्या हुआ वो से देखें तो डबल बॉन्ड आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इसका OH और इसका H निकल गया, तो डिहाइड्रेशन हो रही है। इसको हम इलिमिनेशन भी कह सकते हैं। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन हो गया। जी मेरे ख्याल में एंड हो गया पेपर। तो ठीक हो गया बेटा, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। और कोई किसी जगह पे कोई मसला हो तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।